नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 22 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे टॉपिक होंगे। टॉपिक पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया जाता है। कुछ भी इसमें इस तरह का नहीं होता है कि वीडियो का मैं फोकट का मोटिवेशन देकर आपको फंसाऊँ और रोज़ आपको बताऊँ कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा। जब आएगा तब आएगा, आपको पता चल ही जाएगा। आप टॉपिक देखने आते हैं, उसी को देखा कीजिए। करंट अफेयर को पढ़ने आते हैं और जीएस को पढ़ने आते हैं, उसको डिटेल में पढ़ाता हूँ और उसी पर ध्यान रखिएगा। देखिए हेडलाइन क्या है आज का कि सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही है। आपको पता होगा कि 2011 के बाद से 2021 ईस्वी में सेंसस होना था, मतलब जनगणना का कार्यक्रम होना था। लेकिन वो जनगणना जो है वो कोविड के कारण से बाद में पोस्टपोन किया गया और 2024 का 8वां महीना बीत जाएगा 8 दिनों में और अभी तक सेंसस का कोई ऐसा सुन नहीं रहे हैं। अब शुरू हो रहा है कि भाई सेंसस अगले साल हो सकता है। उसी में एक चीज़ आया है कि शायद गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कास्ट सेंसस भी उसमें जोड़ दे, कास्ट काउंट भी उसमें किया जाए सेंसस के दौरान। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, ऐसा चर्चा चल रहा है। जो इस द हिंदू ने ऑफिशियल्स के सोर्स के हिसाब से जो छापा है उसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि कंसीडर किया जा सकता है कास्ट सेंसस का भी कॉलम सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस में लगा दे। वर्तमान में एससी एसटी पॉपुलेशन का और धार्मिक पॉपुलेशन का तो गणना किया ही जाता है। जैसे हिंदू आबादी कितनी है, मुस्लिम आबादी कितनी है, कितने सिख हैं, कितने जैन हैं, ये सब की काउंट तो अभी की ही जाती है। एससी एसटी का भी काउंट किया जाता है, बस ओबीसी का नहीं किया जाता है काउंट। ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं, किसको कौन सी की जाति कितनी संख्या है, इसका काउंट अभी भी नहीं किया जाता है। 2011 में किया गया था लेकिन उस डेटा को पब्लिक नहीं किया गया था। राष्ट्र हित में, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, राष्ट्र हित का नाम दिया गया था कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट बेस्ड डेटा जारी इसलिए नहीं किया गया था, इससे देश स्तर पर विभाजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि कास्ट सेंसस भी इसी के साथ में किया जाए। और जो अभी विपक्ष की पार्टियां हैं उनका भी डिमांड रहता है कि भाई कास्ट सेंसस आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। राज्यों में बात करें तो बिहार पहला राज्य था जिसने कास्ट सेंसस नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करवाया, जिसमें न केवल जाति की गणना बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति की भी गणना की गई, जिसमें ये पता चला कि राज्य में 6000 से कम कमाने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है और इनको गरीब बताया गया। 6000 से कम कमाने वाले लोग, हर जाति के हिसाब से कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने सारे प्राइवेट जॉब में हैं, किनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इस तरह का रिपोर्ट भी बिहार के सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में देखने को हमें मिला था। उसमें यह भी पता चला था कि जो ईबीसी और एससी एसटी को मिलाकर 85% पॉपुलेशन है करीब में, और जो जनरल कास्ट हैं, जो जनरल सामान्य वर्ग में आते हैं, उनकी आबादी 15% करीब में है। ये सब हमें कहाँ से पता चला था? तो बिहार कास्ट सेंसस से। उसी प्रकार का कास्ट सेंसस जो है वो जनगणना के साथ अटैच किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंसस करवाएगी उसमें अटैच किया जा सकता है। ख़ास तौर से क्यों? तो जेडीयू जैसी जो पार्टियां हैं या जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, ये सब पार्टियां पहले से ही दबाव बना रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि आप कास्ट सेंसस करवाइए, क्योंकि ये बिहार का मुद्दा है और इन पार्टियों को बिहार में फिर से चुनाव में वापस जाना है। इसलिए आपको दिख सकता है कि आने वाले समय में कास्ट सेंसस किया जाए। ओके, उसके बाद क्या न्यूज़ है? तो कल आंध्र प्रदेश में एक फार्मा कंपनी में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया रिएक्टर में, जिसके कारण से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, वर्कर्स की। तो ये दो मुख्य न्यूज़ है। आज का जो हम लोग मुख्य आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन से न्यूज़ होगा? एक होगा हम लोग युवा बेरोजगारी जो है इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा भीषण स्तर पर पहुंच गया है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके अलावा मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में पोलियो का नया स्ट्रेन मिला है। पोलियो जो वायरस होता है इसका नया स्ट्रेन मिला है, हम लोग इसको भी देखेंगे क्या है ये और क्या कारण है। उसके अलावा एक डैम के बारे में भी पढ़ेंगे जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश
तीन राज्यों के बीच में कृष्णा नदी को लेकर विवाद भी हो जाता है, तो उस डैम के हाइट बढ़ाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इस हाइट बढ़ाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम लोग सही तरीके से देखेंगे कि क्या है ये मुद्दा। और भारत अफ्रीका CII भारत अफ्रीका बिजनेस फोरम की बैठक हुई है, उसको भी अंत में देखेंगे। तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक आंसर राइटिंग और निबंध लेखन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रोज़ कम से कम एक आंसर लिखिए। एक आंसर लिखने में आपको 30 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ही वीक हैं तो 45 मिनट्स लगेंगे या 1 आवर लग जाएंगे। इतना नहीं लगना चाहिए। 3 घंटे में आपको GS2 में एग्ज़ाम में 20 सवाल सॉल्व करने होते हैं अप्रॉक्स। उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों फॉर्मेट होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सही से अभ्यास नहीं करेंगे इसका, तो आप नहीं लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए नोटिफिकेशन आने तक लिखिए। आंसर राइटिंग से जुड़ना हो तो आप मुझे बताइएगा। सवाल तो रोज़ मैं कम्युनिटी पोस्ट पर और टेलीग्राम पर रोज़ पोस्ट करता ही हूँ। देखिए क्या है आज का मुख्य न्यूज़। देखिए इस आर्टिकल में बहुत सारे विषयों को उठाया गया था, जिसमें भारत में युवा बेरोजगारी जो है उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है। राज्यवार आंकड़े भी मैं आपको दूंगा। और इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, और PT में आपसे पूछा जाता है आंकड़ों के बारे में, और मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या है ये, क्या कारण है, क्या इसका समाधान हो सकता है। घिसा पिटा आंसर मत लिखिएगा, वही 2-4 जो आप पॉइंट लिख देते हैं और आप समझते कि आपका आंसर राइटिंग हो गया। आपको समय के साथ में अपग्रेड करना पड़ता है अपनी स्किल को, उसमें डेटा को ऐड करना पड़ता है आंसर में, और जो नए पैटर्न दिख रहे हैं, नए रिपोर्ट आए हैं, उसको भी ऐड ऑन करना पड़ता है। देखिए पहला लाइन कितना सुंदर लिखा है कि भारत का प्रत्याशित जो जनसांख्यिकी लाभांश है गंभीर जनसांख्यिकी आपदा में बदलता जा रहा है। जो हमारा जनसांख्यिकी लाभांश था, यानी कि हमारे देश में युवा वर्ग की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। आपने सुना होगा चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के द्वारा, बड़ी जो पार्टियां हैं BJP हो कांग्रेस हो, सभी के द्वारा यूज़ किया था कि हमारा देश युवाओं का देश है। लेकिन युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से जनसांख्यिकी आपदा में बदलता जा रहा है। ये जहां देश अभूतपूर्व युवा रोजगार का संकट कर रहा है, संकट का सामना कर युवाओं के बीच उच्च शैक्षणिक उपलब्धि के बावजूद रोजगार के अवसर कम है। ऐसा नहीं है कि जो सिंपल BA MA हैं उन्हीं को केवल रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि जो IIT वगैरह से BTech किया है जिन्होंने, और IIM वगैरह से मास्टर, उन लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। समस्या यहाँ पर आ गई है। इसमें बताया गया कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति अभी बदतर बनी हुई है, जहां युवाओं के लिए वृद्ध आयु समूहों की तुलना में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40% से भी कम रह गया है। बेरोजगारी दर लगभग में 3 गुना अधिक है। आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी दर देश में 3 गुना अधिक है पहले के कंपेयर में, यानी कि हद से ज़्यादा स्थिति खराब है। और इसमें तो वो आंकड़े हैं जो सरकार ने काउंट कर लिए हैं। अगर सरकारी आंकड़े को छोड़कर हम बेसिक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाएं तो ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह है। जिनको रोज़गार मिल भी रहा है तो किस प्रकार का रोज़गार मिल रहा है? क्या उस रोज़गार में सोशल सिक्योरिटीज़ है, सामाजिक सुरक्षा है? सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य होता है पेंशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, रोज़गार की सुरक्षा है कि कभी भी हटा देगा, इस तरह का क्या रोज़गार है क्या? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध रोज़गार अवसरों के बीच उल्लेखनीय असंगति है, यानी कि यह शैक्षणिक योग्यता और जो रोज़गार मिल रहे हैं उसमें दोनों में बिल्कुल ही कोई मैच नहीं है, पर कुछ और रहे हैं जो रोज़गार किसी और चीज़ से रिलेटेड मिल रहा है। यह स्थिति उस शिक्षित वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं सबसे अधिक बेरोजगारी दर का सामना कर रही हैं। वुमेंस जो होती हैं, देश की महिलाएं जो हैं, वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ रहा है उनको। क्यों? क्योंकि उनको रोज़गार और भी ज़्यादा नहीं मिल पाता है। सामान्य तौर पर पुरुषों के प्रति रोज़गार की प्रवृत्ति में देखी जाती वही झुकाव कि उनको आसानी से थोड़ा बहुत रोज़गार मिल भी जाता है, लेकिन महिलाओं को तो वो भी रोज़गार नहीं मिल पाता है। इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ कारण आप भी सोचिएगा। भारत में युवा रोज़गार के वर्तमान रुझान क्या है? ध्यानपूर्वक इस आंकड़े को देखिएगा और इस पैटर्न को उपयोग कीजिएगा आंसर राइटिंग में, निबंध लेखन में। नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है इन चीज़ों को पढ़ने का। उच्च युवा बेरोजगारी दर, युवाओं 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर सामान्य आबादी की तुलना में व्यापक रूप से अधिक है। ये जो आर्टिकल होते हैं, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत कम बच्चे देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता इसका करें क्या, उनको पता ही नहीं चलता करें क्या। फिर जब मेंस एग्जामिनेशन में लॉन्ग फॉर्मेट में सवाल आता है तो उनको एहसास होता है कि ये तो पढ़ लेना चाहिए था। फिर वो मेंस PYQ सॉल्व पढ़ के खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरा हो गया टॉपिक तैयार।
इस तरह से नहीं होता है। थोड़ा सा संभल जाइए, पैटर्न चेंज हुआ उसको एक्सेप्ट कीजिए, लंबे चीज़ों को, बड़े चीज़ों को पढ़ने की आदत डालिए, ये सही रहेगा। नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपका मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस ही मुख्य एग्ज़ाम होता है, ध्यान से सुनिएगा, मेंस ही मुख्य एग्ज़ाम होता है आपका। वर्ष 2022 में शहरी युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 17.2% थी, जबकि ग्रामीणों में 10.6% थी। युवा महिलाओं में यह स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जिनके बीच 15.8% और ग्रामीण में 21.6% बेरोजगारी दर पाई गई है। शहरी और ग्रामीण एरिया में देख सकते हैं आप, महिला और पुरुष में। शिक्षा का प्रभाव, युवाओं में उच्च शिक्षा प्राप्ति विरोधाभासी रूप से उच्च बेरोजगारी दर से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए 2022 में माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए बेरोजगारी दर 18.4% थी, जबकि निरक्षर व्यक्तियों के लिए 3.4% थी। यानी कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप बेरोजगार होंगे, इसकी गारंटी दे रही है सरकार। और अगर आप मूर्ख होंगे तो आपको रोज़गार मिल जाएगा, यानी कि कम पढ़े लिखे होंगे तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। ये संभावना इस देश से बन रही है। यही तो विरोधाभास है, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाता है और जो अशिक्षित लोग हैं उनको रोज़गार मिल जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षित लोग सभी काम नहीं कर सकते हैं और शिक्षित लोग सभी तरह के काम कर सकते हैं। यहाँ पर मूल अंतर इस चीज़ का आ जाता है। देखिए क्या है कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग दर, युवाओं का एक बड़ा अनुपात न तो रोजगार में संलग्न है, न ही शिक्षा में और न ही प्रशिक्षण में। तो कर क्या रहा है? वो दिन भर रील बैठे बैठे देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और अगर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जेन्युइन कैंडिडेट कुछ होते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो इसमें लगे रहते हैं। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं वो चीज़ आपको कह रहा हूँ जो आपको मुझे कहना चाहिए। बेरोजगारी दर बहुत बड़ी मात्रा में छिप जाती है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के नाम पर, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट इसी प्रकार के होते हैं। उनको कोई भी रोज़गार मिल जाए वो झट से वे छोड़कर चले जाएंगे। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिनको होता है नहीं मुझे करना तो यही है, नहीं तो कुछ नहीं करना है ना। भारत बेरोजगार रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 तक प्रत्येक 3 में से एक युवा नीट श्रेणी में शामिल था, मतलब नॉट एम्प्लॉय, एजुकेशन और ट्रेनिंग, कुछ नहीं कर रहा था। तो ये अच्छी खासी संख्या है। प्रत्येक 3 में से एक, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन जो है उसी में शामिल है जो कुछ नहीं कर रहा है, ना तो एजुकेशन ले रहा है, ना तो रोज़गार में है, ना तो ट्रेनिंग कर रहा है। कर क्या रहा है तो ये नहीं पता है। नीट श्रेणी महिलाओं की संख्या उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। मतलब महिलाएं जो कुछ नहीं कर रही हैं, ऐसा भी नहीं कि हायर एजुकेशन ले रही हों, ऐसा भी नहीं कि भाई क्या कर रही हों, तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, या तो रोज़गार में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, या फिर ट्रेनिंग ले रही हो या एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं है महिलाओं में। उनकी संख्या 5 गुना अधिक है पुरुषों की तुलना में। अब आप समझ लीजिए कि देश की स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। लैंगिक असमानता, कार्य सहभागिता दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, शहरी पुरुष युवाओं की कार्य सहभागिता दर उनकी महिला समकक्षों की तुलना में 3 गुना अधिक है। महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर, महिलाओं से जुड़े हुए इशू आजकल चर्चा में है। तो जैसे क्राइम चर्चा में है अभी, है ना, रोज़गार चर्चा में आ सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरह के पॉइंट्स का उपयोग करें अपने आंसर राइटिंग में। याद इसको किस प्रकार से रखेंगे, तो अभी एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार जब आपको PDF मिलता है तो उससे रिवाइज़ कर लिया कीजिए, या आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो मुख्य मुख्य पॉइंट को तो उसको रिवाइज़ कर लिया कीजिए, इसी से हो जाएगा। या इस पर एक आंसर राइटिंग करके रख लिया तो आपका पूरा फाइल तैयार हो जाएगा नए पॉइंट्स के साथ आंसर राइटिंग में। युवा महिलाओं को युवा पुरुषों की तुलना में लगातार उच्च बेरोजगारी दर, लगभग 50% अधिक का सामना करना पड़ता है पुरुषों की तुलना में। उदाहरण के लिए 2022 में 34.5% महिला स्नातक बेरोजगार थीं। 2022 में 100 में से 34 महिलाएं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो बेरोजगार थीं। ये सरकार का आंकड़ा है, रियल में जाएंगे तो कम से कम 50 होगा ही। जबकि उनके पुरुष समकक्षों के लिए अनुपात 26.4% था। यानी कि 100 युवा अगर ग्रेजुएट करता है पुरुष में तो उसमें से 1/4 को रोज़गार नहीं मिल पाती है। शिक्षित युवा महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, जहाँ 34.5% महिला स्नातक बेरोजगार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ मेल फीमेल के हिसाब से डिस्पैरिटी कितना है, किस में, तो बेरोजगार में।
क्षेत्रीय विविधता की बात करते हैं। अब अगर आप राज्यवार जाएंगे तो उस विविधता को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप पैटर्न को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। राज्यों के बीच असमानता, अलग अलग राज्यों में रोजगार की स्थिति व्यापक रूप से भिन्न भिन्न है। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम जैसे राज्यों में उच्च बेरोजगारी दर है। कहाँ कहाँ पर क्या कोई पैटर्न है? कोई पैटर्न नहीं है। उत्तर दक्षिण सब एक जैसे। दक्षिण का केरल राज्य और उत्तर का बिहार राज्य, उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश, असम चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, सभी जगह पर एक ही जैसी चीज़ है, रोज़गार नहीं मिल रहा है ना। उसके अलावा उच्च बेरोजगारी दर, निम्न कार्यबल भागीदारी विशेष रूप से व्याप्त है। इसके अलावा एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध पाया गया है कि जहां उच्च शहरीकृत राज्यों में बेरोजगारी दर में वृद्धि देखी जाती है, या उच्च शहरीकृत गोवा और केरल जैसे राज्यों में बेरोजगारी का उच्च स्तर, और निम्न शहरीकृत उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बेरोजगारी के निम्न स्तर की व्याख्या करता है। जहाँ पर शहरीकरण उच्च है वहाँ पर बेरोजगारी उच्च है, और जहाँ पर शहरीकरण कम है वहाँ पर बेरोजगारी कम है। अब ये किस तरह का पैटर्न है, ये बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पैटर्न है ये भारत में। शहरीकृत राज्यों में कृषि और कृषि पर निर्भर छोटे क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्र आकार में छोटे होते, इसलिए वहाँ पर अनौपचारिक रोजगार के स्रोत अपेक्षाकृत कम होते हैं। इसमें कारण ये बताया गया कि जो शहरीकृत राज्य होते, जैसे गोवा हो गया या और किसी राज्य का ले लीजिए, जहाँ पर शहरी आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की कमी होती है, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार मुहैया करवाती है अनस्किल्ड लोगों को भी। इसीलिए यूपी और एमपी जैसे राज्य जहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में है, वहाँ पर रोज़गार लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल जाता है। इसलिए वहाँ पर कंपेयर अगर बाकी राज्यों से करेंगे तो वहाँ पर रोज़गार की दर उच्च पाई जाती है, बेरोजगारी दर तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। लेकिन ध्यान में रहे, ये अशिक्षित वर्ग के बीच में बात हो रही है। शिक्षित वर्ग के बीच में अगर बात हो तो इन राज्यों में भी बेरोजगारी दर कोई कम नहीं है, अच्छी खासी है। वर्कर पॉपुलेशन रेट्स के हिसाब से ये आप डेटा का मैप बना सकते हैं। भारत के जनसांख्यिकी लाभांश से संबंधित समस्याएं, संभावनाएं क्या हैं? युवा जनसंख्या भारत के पास में बहुत सारा है। 65% आबादी जो है 35 वर्ष से कम आयु का है, और इसका हम ढोल बजाएंगे क्या? इनको जब तक स्किल्ड नहीं दोगे, रोज़गार नहीं दोगे, तो बेचारे रील ही देखेंगे बैठे बैठे, और कर क्या सकते हैं। तो इसका उच्च युवावादी लाभांश, इन सब का ये सब बातें ढकोसली साबित हो जाती हैं अगर आप उनको रोज़गार नहीं दे रहे हो, स्किल नहीं दे रहे हो तो फिर भार बन जाते हैं। ये शुरुआत ही मैंने इसी लाइन से किया था कि भार बन जाते हैं अगर आप इनको रोज़गार नहीं दे पाते हैं तो। नवाचार उद्यमिता, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के अनुसार भारत में एक सुदृढ़ स्टार्टअप परितंत्र मौजूद है, जिसमें 70,000 से अधिक स्टार्टअप मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से कई का नेतृत्व युवा उद्यमी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं युवा उद्यमियों को दिखा कर बाकी जो सामान्य ग्रेजुएट वर्ग से आते हैं उन युवा उद्यमियों को उड़ा दिया जाता है। मतलब उनके बारे में सोचा ही नहीं जाता है। कितने ऐसे आप में से हो सकते हैं जो अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, पैसा ही कितनों के पास में होगा? तो ये समस्या की ओर कौन ध्यान दे। यहाँ पर ये बोला गया कि भारत बहुत बड़े स्तर पर स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो आने वाले समय में रोजगार वगैरह दे सकते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था है। भारत में आईटी और डिजिटल सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देते हैं। 4.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। डिजिटल मंचों के उदय से आईटी, ई कॉमर्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण में विविध रोजगार अवसर पैदा किए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इंटरनेट का प्रसार हुआ है बहुत ज़्यादा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि हुई है। 63 देशों की सूची में 43वें स्थान पर हैं, जो कहीं न कहीं दिखाता है कि हमारी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है। लेकिन ये सारा खेल किसका है? ये स्किल्ड लोगों का खेल है, जिनको अच्छी खासी एजुकेशन मिली है, अच्छा स्किल मिला है, जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड नॉर्मल है, जो सामान्य BA MA करते हैं, जिनकी संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है, ख़ास तौर से हिंदी बेल्ट के राज्यों में। उनके रोज़गार की कोई बात नहीं कर रहा है। उनके लिए केवल गवर्नमेंट जॉब का सिपाही भर्ती, RO ARO, यही सब उनके लिए रह जाता है। तो इसमें हमें ध्यान देने की बात यहाँ पर है भाई, युवा बेरोजगारी के निहितार्थ क्या होते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इम्पैक्ट बहुत ही घातक है। मानसिक इम्पैक्ट जो है युवाओं के बीच में, उसको तो कोई देखता भी नहीं, कोई कैलकुलेट भी नहीं किया जाता है। मानसिक इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। भले ही आप बोले ना, लेकिन मैं तो समझता ही हूँ। संसाधन उपयोग में अक्षमता, युवा बेरोजगारी संभावित आर्थिक उत्पादन महत्वपूर्ण कमी को परिलक्षित करती है। शिक्षित और कुशल युवा व्यक्ति जो बेरोजगार या अल्प रोजगार की स्थिति रखते हैं, अर्थव्यवस्था में उपयुक्त योगदान नहीं देते, जिसे संसाधन उपयोग में अक्षमता आती है। कहाँ से योगदान देंगे? पेट भर के खाना खा लेते हैं, यही उनका योगदान होता है। निम्न आर्थिक वृद्धि,
लगातार बेरोजगारी की स्थिति आर्थिक वृद्धि में बाधा डालती है और ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। निर्भरता अनुपात में वृद्धि, जो निर्भर आबादी है, निर्भर आबादी सामान्य तौर पर किसको माना जाता है? 14 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के वृद्ध। लेकिन ये जो बीच की आबादी है, इसको वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है। अब इसमें भी अगर बेरोजगारी दर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? देश में निर्भर आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, कमाने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्रय शक्ति में कमी होगी। बेरोजगार लोग कहाँ से क्रय शक्ति लाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? सामाजिक निहितार्थ, सामाजिक अशांति और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जहाँ पर क्या बन सकता है? कियोस्क का माहौल बन सकता है। दीर्घकालिक प्रभाव, कौशल असंगति, कौशल क्षरण, सुदीर्घ बेरोजगारी कारण कौशल क्षरण यानी कि स्किल इरोजन की स्थिति बन सकती है, क्योंकि कार्यबल की क्षमताएं पुरानी पड़ सकती हैं और वो क्या हो जाएंगे? तो इररिलेवेंट हो जाएंगे मार्केट के हिसाब से, अगर उनको सही समय पर रोज़गार नहीं मिलता है। तो समस्या मैंने आपको बताया, आपको मैंने प्रभाव बताया है कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बेरोज़गारी की। हम लोग केवल डेटा तक की बात करते, इसमें एक इम्पैक्ट नहीं बताया गया, वही मैंने आपको सबसे पहले बताया ना, मानसिक इम्पैक्ट, जो दिमाग के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही गहरा होता है। सामाजिक इम्पैक्ट बहुत ही गहरा होता है युवाओं के बीच में। एक्सेप्टेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, स्वीकार्यता उनकी कम हो जाती है, अगर रोज़गार ना मिलता है तो खुद ही कटने लग जाते हैं समाज से बेचारे। तो ये एक समस्या है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रभाव बताया है, डेटा बताया है मैंने आपको, राज्यवार भी एक थोड़ा सा पैटर्न दिखाने की कोशिश की है, इसको ध्यान में रखिएगा। महिला पुरुष के बीच में डिफरेंस को भी बताया है, ये भी बताया कि पढ़े लिखे लोगों की तुलना में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार आसानी से मिलता है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि तैयारी करते करते कोई एक टेक्निकल चीज़ सीख लें, जिससे कभी अगर भविष्य में मौका मिले तो रोज़गार अगर आपको मिल जाए तो सही रहेगा आपके लिए। सिंपल BA MA करके आपको रोज़गार नहीं मिलेगा आजकल के ज़माने में। कुछ न कुछ ऐसा स्किल्ड वाला ज़रूर कर लीजिएगा जो अलग हो, सरकारी नौकरी और इन सब चीज़ों से अलग हो। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका, आज के ही न्यूज़पेपर में है कि मेघालय में पोलियो का दुर्लभ मामला सामने आया है। क्या है यह और यह क्यों चिंता का कारण बन रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। मेघालय राज्य भारत के नॉर्थ ईस्ट में राज्य है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट हैं, गारो, खासी और जयंतिया। 3 पहाड़ी एरिया है, 3 प्रकार के यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं और ये ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट है। आपने पढ़ा होगा स्वायत्त जिला पढ़ा होगा। जो स्वायत्त जिला होते हैं यहाँ पर अपना कानून होता है उनका और राज्यपाल इनको नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार का भी कोई कानून तभी लागू होगा जब राज्यपाल महोदय उसको अनुमति देंगे। स्वायत्त जिला परिषदों के पास में काफ़ी हद तक शक्तियाँ होती हैं, कई सारे चीज़ों की शक्तियाँ होती हैं। पॉलिटी में आप विशेष राज्य श्रेणी में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। मेघालय के 2 वर्षीय बच्चे में पोलियो के लक्षण पाए जाने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि भारत को WHO के द्वारा पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। फिर भी भारत में अगर पोलियो का कोई मामला सामने आता है तो क्या है, हमारे लिए हाई कंसर्न का मामला है कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है और इस तरह की घटना फिर से नहीं होनी चाहिए। देखते हैं ज़रा, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। ये कोई छोटा मामला नहीं है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये अत्यधिक संक्रमण वायरल बीमारी है जिससे घातक पक्षघात भी हो सकता है। देखिए, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, दुर्भाग्यपूर्वक कोई हिंदी न्यूज़पेपर नहीं छापता है इसको। इंडियन एक्सप्रेस से मुझे इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर जाके आपके लिए कंटेंट तैयार होता है। हालांकि इसीलिए इसमें आपको हिंदी क्लिष्ट मिल सकती है, मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको सामान्य भाषा में, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारियों का है कि यह मामला वैक्सीन से जुड़ा है, इसे लेकर चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि कोई आउटब्रेक नहीं हुआ है, कोई पोलियो वायरस बाहर से आकर नहीं फैल गया है, बल्कि वैक्सीनेशन के कारण से ये पोलियो का वायरस जो है इस बच्चे में पाया गया है। अब यही जो है चीज़, ये कंसर्न का है कि भाई वैक्सीनेशन के कारण से कैसे पोलियो का वायरस पाया जा सकता है, तो ज़रा ध्यानपूर्वक समझिएगा। हालांकि यह मामला भारत के पोलियो मुक्त स्थिति को खतरे में नहीं डालता है। ऐसा नहीं होगा कि इससे भाई भारत का पोलियो का जो मुक्त भारत को घोषित किया गया है WHO के द्वारा, वो हमसे स्टेटस छीन जाए। लेकिन हमारे लिए तो कंसर्न का विषय ज़रूर है कि हमारे देश के किसी बच्चे को फिर से पोलियो जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है।
यह जहां यह मामला पाया गया था, यहां से सुनिश्चित करने के लिए हाई अलर्ट पर है कि संक्रमण न फैले। बचपन में याद होगा आपको कि पोलियो की ड्रॉप पिलाने आते थे स्कूल में भी, सभी जगहों पर। वैक्सीन से होने वाले पोलियो संक्रमण क्या है? वैक्सीन से होने वाला पोलियो वायरस के कमज़ोर रूप से संबंधित एक स्ट्रेन है। वैक्सीन में दरअसल होता क्या है? वैक्सीन में उसी वायरस का एक कमज़ोर स्ट्रेन होता है। जैसे आपने कोविड का वैक्सीन लगाया तो कोविड के वैक्सीन में कोरोना वायरस का ही तुल्य या उसके समतुल्य या उसी प्रकार का कोई कमज़ोर स्ट्रेन होता है, कमज़ोर वायरस होता है, जिसको हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। और वो शरीर में जैसे ही वो प्रवेश करता है, शरीर क्या कर लेता है? एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर लेता है। हमारा शरीर बहुत ही स्मार्ट चीज़ है। दुनिया का सबसे स्मार्ट मशीन कौन सा है? तो मानव शरीर है, जो एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर लेता है। अब शरीर हमारा तैयार है। अब भविष्य में कोई भी कोविड अटैक होगा तो हम पहले से ही वैक्सीनेटेड हैं, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। हमारे शरीर के लिए कोई अनजान वायरस नहीं होगा कोरोना, क्योंकि हमारे शरीर को पहले से ही पता है कि इस प्रकार का वायरस आएगा तो क्या उसका इलाज करना है। उसी प्रकार का संक्रमण इसमें भी होता है। इसमें भी कमज़ोर स्ट्रेन शरीर में डाला जाता है पोलियो का। और क्या होता है? तो जैसे ही पोलियो का वायरस अटैक करता है तो हमारा शरीर पहले से ही तैयार होता है उसके लिए, जिसका उपयोग टीकाकरण के लिए मौखिक पोलियो ड्रॉप्स में किया जाता है। ओरल जो पोलियो ड्रॉप, आपको याद होगा कि पोलियो का टीका आपको शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से नहीं लगा था, जैसे कोविड का टीका आपको इंजेक्शन के माध्यम से लगा है। पोलियो ड्रॉप एक बक्सा लाती थी पोलियो वाली दीदी, और उसमें से वो निकालती थी और 2 बूंद मुँह में दे देती थी। अमिताभ बच्चन जी की थी ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए, ऐसे ही था कुछ। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि वो ओरल वैक्सीन था। क्या था वो? ओरल वैक्सीन। वैक्सीन दोनों माध्यमों से दिया जा सकता है, ओरल भी और इंजेक्शन के माध्यम से भी। जबकि वैक्सीन सुरक्षित है और दुनिया का अधिकांश देशों ने संक्रमण को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। यह कभी कभी उन बच्चों में बीमारी को ट्रिगर कर सकता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनमें ये वायरस फिर से अटैक कर सकता है। अपने शरीर का इम्यून सिस्टम कृपया करके थोड़ा मजबूत रखें। ऐसा ना हो कि भाई हवा परिवर्तित हुई और आपके नाक बहने शुरू हो गए, ऐसा शरीर नहीं होना चाहिए। इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होता है? तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया, और ज़रूरी नहीं कि दिन भर घर में ही बैठे रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतना भी कोई नहीं पढ़ता है। मोबाइल लेके घर में बैठे रहने से अच्छा होता है बाहर थोड़ा टहल घूम लें। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, सही चीज़ें खाएं। ओके। शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करते समय वैक्सीन वायरस उत्सर्जित हो जाता है और समय के साथ रक्त प्रवाह में आनुवांशिक रूप से बदल जाता है। यही वो कारण है जिसके कारण से वैक्सीन से ये वायरस उत्पन्न हो गया है। इसके साथ साथ एक और समस्या है, जिस एरिया में ये फैला है, सामान्य तौर पर वो एरिया जो वैक्सीनेशन का हमेशा से विरोध करता आया है। जनजातीय लोग हैं और वो नई चीज़ों को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बहुत पहले विरोध भी किया था। और वर्तमान में जो मामला आया है वो क्या है? तो वैक्सीनेशन के कारण से ही उत्पन्न हुआ है। ओरल पोलियो वैक्सीन से 2 तरह के वैक्सीन उत्पन्न पोलियो स्ट्रेन हो सकते हैं। पहला, कमज़ोर वायरस एक बच्चे दूसरे वायरस में फैलता रहता है, जिससे हर बार फैलने पर तेज़ी से संचारित होने और गंभीर संक्रमण पैदा करने की इसकी क्षमता वापस आ जाती है। दूसरा, वैक्सीन वायरस कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली बच्चों में क्रोनिक संक्रमण पैदा कर सकता है। सालों तक उनकी आंत में प्रतिकृति बनता रहता है, उनका जो आंत होता है उसमें इसका रेपेलिका बनता रहता है और धीरे धीरे गंभीर संक्रमण पैदा करने की क्षमता हासिल कर लेता है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक और इंटेलिजेंट सा चीज़ होता है जो अपने आप को बदल भी लेता है। तो वही यहाँ पर मामला सामने आया है। मेघालय के मामले में ऐसा लगता है कि वायरस एक बच्चे में प्रतिकृति बना इस तरह के वैक्सीन उत्पन्न वेरिएंट के आगे प्रसार को नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि क्षेत्र के अन्य बच्चों को पूरी तरह से टीका लगाया जा सकता है। वोल्लेर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी के पूर्व प्रोफेसर डी.टी. जैकब्स के हवाले से इन्होंने क्या बोला है, इंडियन एक्सप्रेस का है इसलिए इस तरह का न्यूज़ की भाषा है इसकी। उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीन दिए जाने वाले हर 1,50,000 बच्चों में से एक को इससे संक्रमण होता है। उन्होंने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2004, 2006, 2011, 2013, 2016 के आसपास में अलग अलग राज्यों में, वेस्ट बंगाल में भी देखा गया है, महाराष्ट्र में भी एक मामला देखा गया था इस तरह का। तो कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। 2016 में ओरल पोलियो वैक्सीन क्यों शुरू की गई थी? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। तो इसमें बताया गया कि 3 प्रकार के पोलियो वायरस होते हैं जो मनुष्य में संक्रमण का कारण बनते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, मनुष्य में इन्फेक्ट करते हैं। इन सभी वायरस के कमज़ोर रूपों को ओरल पोलियो वैक्सीन में शामिल किया गया था
3 प्रकार के जो पोलियो वायरस होते हैं जो मनुष्य को संक्रमित करते हैं, उन तीनों के कमज़ोर स्ट्रेन को इस पोलियो के ओरल वैक्सीन में शामिल किया गया था। दुनिया भर पोलियो वैक्सीनेशन अभियान कार्य 1999 में टाइप 2 जंगली पोलियो वायरस का उन्मूलन हो गया था। आपसे यही पूछा जाएगा पीटी एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान में रखिएगा। 2019 तक प्रचलित वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो संक्रमण में से 90% टाइप 2 के कारण थे। 2016 में वैक्सीन को ट्राईवैलेंट से बाईवैलेंट में बदलने का निर्णय लिया गया। दुनिया भर में समन्वित प्रयास ने सुनिश्चित किया कि एक क्षेत्र का वैक्सीन दुनिया के दूसरे हिस्से में वैक्सीन उत्पन्न संक्रमण का कारण न बन जाए। इसीलिए पोलियो का वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी दुनिया में जब चला तो उसको बड़ा ही समन्वित और अच्छे तरीके से चलाया गया, ताकि एक जगह का जो वायरस है, वैक्सीन जनित वायरस, वो दूसरे जगह पर ना फैल जाए। और इसी का परिणाम रहा कि लगभग बहुत सारे देशों से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। लेकिन अपने पड़ोस में पाकिस्तान में पोलियो अभी भी है, अफ़गानिस्तान में भी है, उनको अभी भी मुक्त घोषित नहीं किया गया है। तो ये हमारे लिए कंसर्न का विषय है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब इस न्यूज़ में क्या क्या ध्यान में रखना है, एक तो आपको पीटी फैक्ट के तौर पर यही पूछ लेगा हाल ही में पोलियो का मामला कहाँ पर देखा गया, मेघालय में, अगर बहुत घटिया सवाल बनाना होगा तो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन के कारण भी पोलियो फैल सकता है। कैसे? तो उसके आंत में इकट्ठा होकर धीरे धीरे करके वो अपने अंदर इतनी क्षमता हासिल कर लेगा कि वो इन्फेक्ट कर सके और उसके बाद वो इन्फेक्ट कर देगा। ओके, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या अगला है कि कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हम सेंट्रल से अप्रूवल लेंगे, इंक्रीज़ करेंगे अलमट्टी डैम के हाइट को। और इसमें इन्होंने बोला है कि अलमट्टी डैम के हाइट को बढ़ाने का हम अप्रूवल लेंगे और आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। अब इसी को ज़रा देखते हैं, अलमट्टी डैम क्या है। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा डैम वैम को डिस्कस क्या ही करना, किस राज्य में है, किस नदी पर है, कौन कौन से राज्य इस नदी से रिलेटेड हैं, इस विवाद से, बस इतना भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपका पीटी में काम चल जाएगा। तो अलमट्टी डैम को ज़रा देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है, अलमट्टी बांध जो है ये, इसको एक और नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री बांध, जिसे अलमट्टी बांध के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तरी कर्नाटक राज्य में, यानी कि कर्नाटक राज्य के अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का उसका आकार है। तो यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक, यहाँ पर कौन सी नदी बड़ी बहती है, तो कृष्णा नदी यहाँ पर बहती है। मैंने आपको एक बार और समझाया था, कृष्णा नदी बहती है। कृष्णा नदी बालेश्वर कहाँ पर है ये महाबलेश्वर? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है, वहीं से निकलती है। और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के पास जाकर अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में और डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और उसी नदी की सहायक नदी, देखिए उसी पर है ये बांध, कौन सा? तो अलमट्टी कृष्णा नदी पर ही है, कृष्णा नदी पर ही है, मैंने सहायक शब्द यूज कर लिया था, कृष्णा नदी पर ही है ये। जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। कब बनाया गया था बंधुओं? तो जुलाई 2005 में। अलमट्टी बांध ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना का मुख्य जलाशय है। आप इस बांध को देख सकते हैं, शानदार सा है। अगर मैपिंग में हम लोग थोड़ा सा देखें इसको कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ये अलमट्टी डैम। ये रहा कृष्णा नदी का बैराज और यहाँ पर है। उसके बाद ये कहाँ पर चली जाती है, तो ये चली जाती है आंध्र प्रदेश में। तो इसी पर ये बनाया जा रहा है कृष्णा नदी। इसमें 3 राज्य इस विवाद से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से 3 राज्य? तो महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा एक तो कर्नाटक हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया। और इसमें ये बताया गया है कि भाई जब इसको लेकर फैसला हुआ था तो इसमें बताया गया था कृष्णा नदी के आयोग के द्वारा कि कर्नाटक राज्य ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, उसकी पानी की क्षमता को बढ़ाया गया था आयोग के द्वारा, जल विवाद जो आयोग बनाए जाते हैं उसके द्वारा। तो अब वो कर्नाटक ने बोला है कि अगर हमें जल ज़्यादा होल्ड करना है, जैसा डिसीजन आया है, तो हमें इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो हाइट बढ़ाने के लिए उसने सेंट्रल से अप्रूवल मांगा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है इसको, उसके पश्चात क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ाई जाएगी और फिर विवाद उत्पन्न हो सकता है। 2 राज्य बोलेंगे हमारा पानी रोक रहा है तो हमारा पानी रोक रहा है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है बड़ा ही शानदार सा है कि भाई दूध की रखवाली करने का काम बिल्ली को दे दिया गया है। 151 MP MLA हैव डिक्लेयर केस रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जो देश भर के विधायक और सांसद महोदय जब इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं, उसमें उनको डिटेल बताना पड़ता है कि उनके पर कौन कौन से केस चल रहे हैं, कितने केसों में फैसला आ गया है, कितने केस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, सारा कुछ उनको बताना पड़ता है। अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी देना पड़ता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, इसके वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा कभी अगर मौका मिले तो। अभी वीडियो के बाद ही गूगल करके देखिएगा कि ADR क्या है ये, है ना।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक एनजीओ टाइप का है जिससे शानदार काम करती है। इसने बताया कि देश के 151 एमपीज़ और एमएलए मिलाकर, विधायक और संसद के सदस्य मिलाकर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में शामिल हैं ये सब। इसमें से कई सारे के ऊपर तो रेप के चार्जेज भी हैं। धारा 376 मूवी देखी है आपने? धारा 376 मूवी देखी है? धारा 376 इन पर लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं क्या कितने भीषण अपराध के इन पर चार्जेस लगे हुए हैं। तो आप इसको यूज कहाँ पर करना है? आपसे जब पूछा जाए कि चुनौतियाँ क्या क्या है भारत में महिलाओं के क्राइम से जुड़े हुए इशू को सॉल्व करने में, तो उसमें एक चुनौती ये भी आप लिख सकते हैं कि हम जिनसे उम्मीद करते हैं वो बेचारे खुद ही घिरे हुए हैं इन सब चीज़ों में, तो उनकी क्या ही मानसिकता होगी सुधारों को लेकर, है ना। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, छोटा सा आपके लिए फैक्ट हो जाएगा। बाकी ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं बनना है। आगे के टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला और आज का आखिरी न्यूज़ ये है कि भारत और अफ्रीका जो है ये दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। दुनिया को क्लीन टेक, ग्रीन एनर्जी और बहुत सारी चीज़ों में आगे कर सकते हैं। कहाँ पर ये चीज़ हुआ है? तो वाइस प्रेसिडेंट जयदीप धनखड़ जी डेलीगेट्स के साथ में 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, 19वें CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव क्रिएटिंग वन फ्यूचर, थीम क्या रखा गया था? क्रिएटिंग वन फ्यूचर इसका थीम रखा गया था। इसकी बैठक हुई। इसमें ये कहा गया है कि भारत अफ्रीका को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और साउथ साउथ कॉरपोरेशन में भी, दक्षिण दक्षिण सहयोग में भी दोनों देश जो हैं, ये दोनों जो कॉन्टिनेंट हैं, भारत के साथ अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट, ठीक है, एक देश और एक कॉन्टिनेंट, ये दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। भारत के पास मैन पावर और तकनीक है, तो अफ्रीका के पास में संसाधन उपलब्ध है, और भारत कोई औपनिवेशिक शक्ति वाला देश भी नहीं रहा है और डोमिनेट भी नहीं करता है जिस प्रकार से चीन या यूरोपियन जो देश हैं वो अफ्रीका को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। भारत ने हमेशा से ही अफ्रीका को आवाज़ दी है। अफ्रीकन यूनियन को अभी हाल फिलहाल में ही भारत की मदद से ही, भारत में जो G20 का आयोजन हुआ था उसमें भारत ने G20 में शामिल करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ये बैठक कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। क्रिएटिंग वन फ्यूचर थीम के साथ में 20 से 22 अगस्त तक आयोजित किया गया है CII 19th इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव। कहाँ पर? तो भारत में, नई दिल्ली में। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भाग लिया है, इतना ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।